अस्सलामुअलैकुम। बुध के मार्केट रिव्यू के साथ मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही बेयकीनी की कैफियत पाई जाती है और दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट आज इस बात पर सर जोड़ के बैठे हैं कि कोरोना वायरस जैसी वबा का किस तरीके से मुकाबला किया जाए। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा बन के रातों रात दुनिया के मैप पे आया और नमूदार हुआ जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को और पूरी दुनिया की आबादी को हिला कर रख दिया। हमने देखा कि किस तरीके से चाइना में कोरोना वायरस ने पहले तबाही मचाई और 2000 से ज्यादा लोग इसकी वजह से लुकमा अजल बन चुके और उसके बाद हमने देखा कि ये कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता करके फैलती हुई नजर आ रही है। और अब रातों रात देखा जाए तो ईरान में ये वबा इतनी तेजी से फैली कि 15 लोग अभी तक इसका शिकार बन चुके हैं और 15 लोगों ने अपनी जानों को अभी तक गंवा दिया है इस कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस आखिर कब तक इसकी रोकथाम हो सकेगी और कब तक इसको कंट्रोल किया जा सकेगा, कोई वैक्सीनेशन इसकी बनाई जा सकेगी या नहीं, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका फिलहाल कोई जवाब नजर नहीं आता। साइंटिस्ट और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस बात का दावा है कि वो जल्द फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस बात पे पहुंच जाएंगी कि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन तैयार कर लें। लेकिन राइट नाउ बात की जाए तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन दिखाई नहीं देती जिससे कोरोना वायरस से बचाव और मुमकिन तौर पे 100% जो सेफ्टी है वो मुमकिन हो सके। ये सारे मामलात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, जहां पे दुनिया में एक जानिब जंगो जिहाद के नाम पे कोई किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी वजह से अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जोर आजमाई करता हुआ नजर आता है, तो दूसरी जानिब यहाँ पे कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ली हुई है। कहीं कोई अपने हक की आवाज़ चाहता है तो उसकी आवाज़ को लोग टेररिज्म का नाम दे देते हैं, तो कहीं पे इस वजह से खून बहाया जाता है कि क्योंकि उसको उसके हकूक नहीं दिए जाते। ये सारे मामलात पूरी दुनिया के लिए सोचने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी वबा का अगर हमने मिलकर सामना ना किया तो यकीनी तौर पे आज ये तो कल किसी और वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेना है और इस वबा का मुकाबला करने के लिए हम शायद तैयार ना होंगे और तब ये वबा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बड़ी तौर पे खड़ी कर देगी। ये सारी खबरों पर नजर डालेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है इस आज की टॉप न्यूज़ में। आज की टॉप न्यूज़ में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले देखेंगे कि एफबीआर इन एक्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या कुछ इकदाम एफबीआर उठाने जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि ओजीडीसीएल की डाइवेस्टमेंट के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है और इस मामले में क्या पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और रशिया एक बार फिर से एग्रीमेंट्स करने के लिए तैयार नजर आते हैं और एक बार फिर से बायलैटरल रिलेशनशिप को फरोग देने के लिए तैयार नजर आते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ के हवाले से किसने बात कही और कौन है जो कह रहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ चुकी और पाकिस्तान जल्द ग्रोथ की जानिब गामजन हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि आज स्टॉक मार्केट के लिए एक बार फिर से जो दिन गुजरा वो इतना लाल और लाल क्यों नजर आया, क्यों इतनी सेलिंग होती हुई दिखाई दी और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के हवाले से जो रिजल्ट्स हैं उसमें क्या हो रहा है और ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनली है वो किस हद तक इफेक्ट होती हुई नजर आती हैं आज के प्रोग्राम में देखेंगे। आज के प्रोग्राम में जो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है एफबीआर के हवाले से और एफबीआर ने गैर कानूनी जराए से पैसा की मुंतकली की जांच पड़ताल के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की सिफारिशात के एन मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए नए इकदाम नाफिज करने के अमल में है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी के स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए हवाई अड्डों और सरहदों पर सख्त चेकिंग की जा सकती है। देखा जाए तो एफबीआर काफ़ी ज़्यादा कीन नज़र आती है, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इकदाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कमर कस लिया है एफबीआर ने और देखना होगा कि इस हवाले से जो नए इकदाम लिए जा रहे हैं, जो नए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं और इसके बाद क्या इम्पैक्ट आता है और ये इम्पैक्ट एफएटीएफ को पूरी तरीके से एफबीआर अपनी रिपोर्ट में बताने में कामयाब भी हो सकेगा या नहीं। और एफएटीएफ का इजलास आने वाले दिनों में जो अक्टूबर के मंथ में बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है, इस हवाले से बहुत सी तैयारियां करनी है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक एक करके सारे माइलस्टोन्स अचीव करता रहा उसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसे एग्जिट करके एक बार फिर से वाइट लिस्ट में एंटर हो जाएगा। अगली खबर की तरफ चलेंगे। गवर्नमेंट के हवाले से गवर्नमेंट ने इनपुट के लिए लिया है ओजीडीसीएल के हवाले से और गवर्नमेंट ने ओजीडीसीएल की डेवलपमेंट पर सिफारिशात तलब कर ली हैं। काबीना की कमेटी बराए निजकारी सीसीओपी ने मंगल को तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर से मुल्क के सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में ओजीडीसीएल में हुकूमत के 7% हिस्से को डेवलपमेंट करने के लिए इजाफी सिफारिशात तलब कर ली हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया कि ओजीडीसीएल के हिस्से को
अलग करने के लिए CCOP ने हिदायत की है कि मामले पर मजीद गौर व खोज की ज़रूरत है और CCOP ने हिदायत की है कि वजारत तवानाई समेत तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स को अगली मीटिंग में इस पर तजावीज़ पेश करना होंगी। ये तजावीज़ क्या आती हैं और इसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि OGDCL की किस्मत का फैसला क्या होगा, OGDCL की डाइवेस्टमेंट में किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम इदारा है और इसकी डाइवेस्टमेंट के हवाले से किसी भी किस्म की कोई चूक, कोई गलती, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी और यकीनी तौर पे एक हेडलाइंस होगी कि OGDCL की जो इस तरीके से निचकारी होने जा रही है वो टोन सेट करेगी कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो मजीद प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैं उनके हवाले से। प्राइवेटाइजेशन के अमल की ही बात करें तो प्राइवेटाइजेशन के अमल में हमने देखा कि पिछले पास में गुजरी हुई बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिनके बाद प्राइवेटाइजेशन के अमल पर सवालात उठाए गए और उनके हवाले से सवालात और शक व शुबात भी उठे और उसके बाद जो लोग थे जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन से डील किया वो कहीं ना कहीं नाखुश भी नजर आए। ये सारे मामला देखने से ताल्लुक़ रखते हैं कि OGDCL जैसे बड़े इदारे की निचकारी में गवर्नमेंट किस हद तक संजीदा नजर आती है और सारे अमल को कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखेगी, शफाफ रखेगी और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से ये अमल कितना ज़्यादा अहम होगा। यकीनी तौर पर बहुत अहम बात है। अगली खबर की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और रशिया ने 40 साल पुराना बिल आखिर तय करने का मुआहिदा कर लिया है। ये बात हुई वज़ीर आज़म के बहुत ही खास फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के दरमियान और रशियन मनसब के दरमियान ये सारे मामला तय हुए कि पाकिस्तान और रशिया एक बार फिर से अपने जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, इकनॉमिक ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उनको फ़रोग देगा और उनको फ़रोग देने के लिए जो सबसे पहले और बड़ा कदम है वो 40 साल पुराना जो एक डेट है, जो एक मामला है, उसको फिर से प्रॉपर तरीके से हैंडल करना और जो लोग वहाँ पे इस सारे मामला से ताल्लुक़ रखते हैं उनको उनकी पेमेंट्स की वापसी से मुतालिक होगा। वज़ीर आज़म की बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त नज़र आ रही है और उनकी टीम की पेशरफ्त नज़र आती है रशिया के साथ ताल्लुक़ बहाल करने में और इसी मद में पाकिस्तान ने अपने एक एम्बेसडर को रशिया में जो मौजूद हैं उनको रवाना कर दिया है कि रशिया में जाके एक प्रॉपर एग्रीमेंट MOU करें और इसके हवाले से 1442 बिलियन US रुपीज़ का जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, जो एक्सपोर्टर्स की उस वक्त की रुकी हुई हैं जो कि 1991 से रुकी हुई हैं, उन पेमेंट्स को रिलीज़ कराने की बात करें और तमाम तर मामलात जल्द अज जल्द तय करें। इस मुआहदे का भरपूर इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात पे और उम्मीद की जा रही है कि इस सारे मुआहदे के बाद पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघलेगी, बायलैटरल ताल्लुकात बढ़ेंगे, तिजारती ताल्लुकात फ़रोग पाएंगे और ट्रेड के हवाले से जो मामला हैं वो मज़ीद बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद नजर आए। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया है कि मुल्क स्टेबलाइज हो चुका है और अब ग्रोथ का वक्त आ चुका है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और अब वक्त है मुआशरती इक़्तिसादी तरक्की का। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्ट्रेटेजिक मीटिंग के दौरान FIM पार्टनर्स के सरबराह मैथ्यू वेगो की सरबराही में एक वफ्द के मुतादिद गैर मुल्की सरमायाकारों से खिताब किया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, गवर्नर स्टेट बैंक सैयद रज़ा बाकर भी इस इजलास में शरीक हुए, जहाँ बैनुल अक़वामी कारोबार के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए गुज़श्ता साल इनके हुकूमत की दरपेश इन संगीन चैलेंजेस पर जोर दिया था और अब जब इस्तेहकाम हासिल हो चुका है तो अब वक्त आ गया है कि मुआशरती और मुआशी तरक्की की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस पूरी मीटिंग के दौरान, इस पूरे इजलास के दौरान बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आए और उनकी पूरी की पूरी जो टीम है काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी मेहनत से 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद स्टेबिलिटी हासिल की और पाकिस्तान अब राइट नाउ तैयार है लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करने में, सोशो इकनॉमिक तौर पे पाकिस्तान ग्रोथ करने के लिए तैयार है, जिससे यकीनी तौर पे लोगों की ज़िंदगियां बेहतर कर जा सकेंगी। ये मामला बहुत अहम था और इसकी यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से जो डायमेंशंस तय की जा रही हैं इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। लोगों को जो बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे थे इन सारे मामलात पे कि कब पाकिस्तान में जो लोगों की तकदीर है वो बदलने लगेगी, कब उनको रिलीफ मिलेगा, तो शायद ये एक बहुत बड़ा और अहम ऐलान था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद की लहर एक बार फिर से जागी है और देखना होगा कि इस सारे मामलात पे हुकूमत किस तरीके से पॉलिसीज़ मरतब करती है और इक़दामात
किस तरीके से लिए जाते हैं और कब लिए जाते हैं। फिलहाल टॉप स्टोरी से इतना ही, और अब हम नजर डालेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सूरत हाल है फिलहाल बहुत ज़्यादा मायूसकुन दिखाई देती है। यकीनी तौर पर कोरोना वायरस जैसी वबा की वजह से पूरी की पूरी दुनिया की इकानमी एक तरीके से ठहर से रह गई हो, पूरी की पूरी इकानमीज रुकी हुई हैं, इनमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती, और स्टॉक मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन नज़र आती है। यूएसए की बात करें, लंदन की बात करें, तो तमाम तरह स्टॉक मार्केट में लोगों का करोड़ों अरबों रुपया डूब चुका है। और राइट नाउ अगर हम बात करें नैस्डैक की, जो करंटली ट्रेड कर रहा है 8,965 की सतह पर, और उसमें हमने डिक्लाइन देखा 2.77% का। इसके अलावा FTSE 100 यूके 7017 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, उसमें 1.94% का डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज निकी 225 जापान का इंडेक्स है और 22,426 की सतह पर ट्रेड हो रहा है और 0.79% का इसमें डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना की बात करें तो 2,987 की सतह पर यह ट्रेड कर रहा है, उसमें 0.83% का डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज हैंग सेंग जापान की बात करें तो 26,635 की सतह पर यह करंटली ट्रेड कर रहा है और इसमें भी 0.96% का नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 40,031 पॉइंट की सतह पर राइट नाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है। और इतने बड़े दौरे के बाद, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए, बड़ी बातें की गई, बहुत कुछ वादे किए गए, बहुत कुछ दावे किए गए, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 0.62% का नेगेटिव इंपैक्ट देखने में आया। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकॉनमी राइट नाउ काफी बुरे हालात से गुजर रही है, और जिस तरीके से मामला इंडिया के अपने कैपिटल दिल्ली में हो रहे हैं राइट नाउ, उसकी शायद माजी करीब में कोई मिसाल नहीं नजर आती। काफी ज्यादा लोगों की जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक केओस की सिचुएशन है जो कि सीए जैसे कवानीन की वजह से, मुतनाज़ा कवानीन की वजह से वहां पे दरपेश है, चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सूरत में इतनी बड़ी न्यूज़ के बावजूद भी जब इंडिया में स्टॉक मार्केट इस तरीके से परफॉर्म नहीं करती, तो यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ी तशवीश की बात होगी वहां के इकोनॉमिस्ट के लिए, वहां जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी हालात कुछ बेहतर नजर नहीं आते। 38,135 की सतह पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ ट्रेड कर रहा है, इसमें 1.86% का डिक्लाइन है, मेनली अगेन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जिस तरीके से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ चाइना में और ईरान में, और ये दोनों वो मुल्क हैं जिनकी बॉर्डर्स पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़ी बॉर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही होती है। इन दोनों अतराफ सरहदों के दोनों अतराफ बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही होती है, और इस मामले पे देखा जाए तो पाकिस्तान राइट नाउ बिल्कुल रेड अलर्ट नजर आता है कि कोरोना वायरस का कोई भी स्प्रेड पाकिस्तान में हुआ तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए ये सारे मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप इख्तियार कर सकते हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, और आज अगेन तीसरा कंसेक्यूटिव डे है, भरपूर सेलिंग देखी गई, 1.86% का डिक्लाइन देखा गया। इंडेक्स ने बहरहाल रिकवर जरूर किया, लेकिन सूरत हाल कुछ भी अच्छी नजर नहीं आती। ऑयल प्राइस की बात करें तो ऑयल प्राइस 49,090 की सतह पे है। क्रूड ऑयल की इसमें $1.53 फी बैरल की कमी वाकई हुई, 3.07% का इसमें डिक्लाइन देखा गया, जबकि ब्रेंट क्रूड में 2.46% का डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से $54.95 फी बैरल की कीमतें आ खड़ी हुई हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो दिन रहा वो यकीनी तौर पे काफ़ी बुरा नजर आया, और हमने देखा परफॉर्मेंस के एतबार से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ही बुरा दिन रहा। कंसेक्यूटिवली तीसरा दिन है जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हैवी सेलिंग दिखाई दे रही है, और पैनिक सिचुएशन राइट नाउ काफ़ी एविडेंट नजर आती है। अगर हम इंट्राडे चार्ट की तरफ देखें तो इंट्राडे चार्ट बताता है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो दिन का आगाज हुआ वो इतना ज़्यादा मुस्बत ना हो सका, और इंडेक्स एक बार जैसे इब्तदाई लम्हात में नेगेटिव जोन में गया, उसके बाद वहां से किसी भी किस्म की रिकवरी का शायद कोई सवाल ही नहीं दिखा। इंडेक्स अपने आखिरी लम्हात में बहुत ज़्यादा निचली सतह पर ट्रेड हुआ, और अगर आखिरी आधे घंटे की बात करें तो इंडेक्स ने शायद थोड़ी बहुत रिकवरी शो की, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा दूर नजर आया प्रॉपर रिकवरी के लिहाज से। इंडेक्स की क्लोजिंग की बात करें तो KC100 इंडेक्स 38,338 की सतह पर क्लोज हुआ, दैट मीन 38,338 की सतह पर क्लोज हुआ, जबकि इंडेक्स में 520 पॉइंट्स की जबरदस्त मंदी देखी गई, और उसके अलावा 1.36% का इसमें नेगेटिव चेंज देखा गया। अगर हम आज के हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 38,976 दैट इज 38,976 सतह की जो लेवल था, जो हाईएस्ट रहा, जबकि लोएस्ट लेवल बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं 38,074 के। दैट मीन्स काफी बड़ा स्प्रेड नजर आता है हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के एतबार से।
वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स अगेन नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑल ऑन द सेलिंग साइड, ऑन द बाइंग साइड हमें नंबर्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव साइड दिखाई नहीं देते। 11 करोड़ से ज़्यादा शेयर का काम, ऑलमोस्ट 12 करोड़ शेयर का के करीब काम हुआ हुए दिखाई दिया, जबकि मालियत बात से देखें तो तकरीबन 6.25 अरब रुपए मालियत का आज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी इंडेक्स में काम होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर मजमूई सूरत हाल की बात करें तो आज तकरीबन 83 स्क्रिप्ट पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुई, 237 स्क्रिप्ट डिक्लाइन साइड पर क्लोज हुई और 17 स्क्रिप्ट ऐसी थी जो अनचेंज नजर आए। डिफरेंट इंडेक्सेस की तरफ नजर डालें तो ऑल शेयर इंडेक्स 331 पॉइंट्स की कमी, KC30 इंडेक्स 230 पॉइंट्स की कमी, KMI30 इंडेक्स 1051 पॉइंट्स की कमी, जबकि PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स में 203 पॉइंट्स की जबरदस्त मंदी देखी गई। अगर वॉल्यूम लीडर्स की तरफ ही देख लें तो वॉल्यूम लीडर्स की जो परफॉर्मेंस है वो अगेन बहुत ज्यादा मायूसकुन दिखाई देती है और यूनिटी नंबर 1 पर ट्रेड हुआ, वॉल्यूम लीडर्स के एतबार से 13.45 पे क्लोज हुआ, उसमें 0.1 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। हैशकॉल 20.17 पे क्लोज हुआ, 0.9 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। TRG 22.18 पे क्लोज हुआ, 0.96 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। बैंक ऑफ पंजाब 12.44 पे क्लोज हुआ, 0.07 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। MLCF 22.62 पे क्लोज हुआ, 0.18 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। PSO 169.32 पे क्लोज हुआ, 5.53 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। K इलेक्ट्रिक 3.85 पे क्लोज हुआ, इसमें 0.03 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। दैट मींस वॉल्यूम लीडर्स के तमाम टॉप स्क्रिप्ट्स में हमें नेगेटिविटी भरपूर तौर पे दिखाई दे रही है और यकीनी तौर पे ये नेगेटिविटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नंबर्स का कम होना यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, तो आज हम आपके सामने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं जो शेयर करने जा रहे हैं और देखेंगे कि स्टॉक्स में जो आजकल ट्रेड हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस क्या दिखाई देती हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे, PPL का रिजल्ट है, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट रहा PPL का फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट है। डिविडेंड्स यकीनी तौर पे नजर नहीं आते, डिविडेंड्स का कॉलम नील है, जो कि यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा मायूस सूरत हाल है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसकी अर्निंग्स हैं 9, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसकी अर्निंग्स हैं 11.45। अच्छी अर्निंग्स के बावजूद डिविडेंड्स का ना होना यकीनी तौर पे इतनी अच्छी सूरत हाल नजर नहीं आती। अर्निंग्स में डिक्लाइन जरूर है, 0.21% का इसमें डिक्लाइन जरूर देखा गया, लेकिन स्टिल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद कोई पॉजिटिविटी आए और कहीं ना कहीं उनको कुछ किसी किस्म का डिविडेंड्स की सूरत में रिकवरी भी मिले, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इतने खुश नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो अगला रिजल्ट है MDTL फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020, ये मोस्ट रिजल्ट फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 के हैं। डिविडेंड इसमें कोई नहीं, इसकी अर्निंग 0.743 थी 2018 में, जो कि अब 0.21 हो चुकी हैं। NRSL की अर्निंग्स हैं 0.17 जो कि 2018 में थी, जो कि अब 0.26 हो चुकी हैं। डिविडेंड्स अगेन कोई नहीं है। OTSU की हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, नील है इसका डिविडेंड और इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो 6.43 की नेगेटिव अर्निंग से बढ़ के 4.01 हो गए। दैट मींस 162% का बड़ा एक चेंज इसमें देखा जा सकता है। प्रेमा का रिजल्ट है, इनफैक्ट मरी बुरी का रिजल्ट है, MUREB का 10% का इसमें डिविडेंड अनाउंस हुआ है। फाइनली एक अच्छी खबर है मरी बुरी के इन्वेस्टर्स के लिहाज से। इसमें अर्निंग्स में डिक्लाइन है 23.78 से 21.28 हो चुकी है। दैट मीन्स 11% का नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है अर्निंग्स में। इसके अलावा प्रेमा का रिजल्ट है, नील है डिविडेंड्स और इसमें जो अर्निंग्स है 0.78 से इसके अर्निंग्स चेंज होकर 0.10 हो चुकी हैं। इसके अलावा हपको का रिजल्ट है और हपको का रिजल्ट हम आपसे शेयर करें तो हपको का रिजल्ट है 2.53 से बढ़ के इसकी जो अर्निंग्स है कम होकर 2.34 हो गई। दैट मींस 8% का डिसमेंट डिक्लाइन देखा गया। JDTM का रिजल्ट आया है हमारे पास, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगेन 1.45 की अर्निंग्स फाइनेंशियल 2018 में कम हो गई है 4.58 नेगेटिव साइड पे। दैट मींस काफी ज्यादा परेशानी की सूरत हाल होगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि 416% का इसमें मजमूई तौर पे डिक्लाइन है, जो कि इन्वेस्टर्स को किसी भी तौर पे खुश नहीं करेगा। इसके अलावा बात करें STCL शबीर टाइल्स, इनफैक्ट अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शबीर टाइल्स का रिजल्ट है ये, तो ये इसमें डिविडेंड्स कोई नजर नहीं आते। 0.57 इसकी अर्निंग्स है 2019 में, जबकि इसकी अर्निंग्स पॉजिटिव थी 0.46 की। दैट मींस 0.46 पॉजिटिव अर्निंग्स से 0.57 नेगेटिव अर्निंग्स हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो 224% का डिक्लाइन देखा जा रहा है ओवरऑल अर्निंग्स में। अगला रिजल्ट है OML का और इसमें अगेन डिविडेंड्स कोई नहीं है, 0.69 से अर्निंग्स में इजाफा हुआ 1.60। दैट मींस 132% का मैसिव गेन लिया है और अर्निंग्स के एतबार से ये काफ़ी अच्छा साल गुजरा है OML का। इसका बाद हमारे पास अगला रिजल्ट है PPVC का,
डिविडेंड्स अगेन जीरो हैं और इसमें 0.55 से इसकी अर्निंग्स में चेंज हुआ है, 0.60 इसकी अर्निंग्स हो चुकी हैं। दैट मीन्स थोड़ा सा गेन किया है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा नाखुश नहीं होंगे इसकी सूरत हाल से। अगला रिजल्ट है DMTM का रिजल्ट, निल है डिविडेंड्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 4.34 की अर्निंग्स नेगेटिव फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जो कि 4.57 हो चुके हैं। दैट मीन्स 5% का इसमें भी चेंज आया है। DKTM का रिजल्ट है, डिविडेंड्स अगेन निल है और 4.14 की नेगेटिव अर्निंग्स से 3.93 की अर्निंग्स नेगेटिव हो चुकी हैं। अगला रिजल्ट है DFSM का, अगेन डिविडेंड्स निल है, 0.80 नेगेटिव अर्निंग्स थी इसकी फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जबकि 0.97 है इसकी अर्निंग्स राइट नाउ 2019 में। इसके अलावा जो अगला रिजल्ट है सियान का, कैलेंडर ईयर 2019 का रिजल्ट है, डिविडेंड 10% के हैं। बोनस में भी इसमें अनाउंसमेंट है, 5% का बोनस अनाउंस किया है। यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। शायद थोड़ा सा एक्सपेक्ट ज्यादा किया था, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर देखा जाए तो 3.72 नेगेटिव अर्निंग्स थी इसकी फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जो कि इंक्रीज हो चुकी हैं 1.67 ऑन द पॉजिटिव साइड। ह्यूज टर्न अराउंड ओवरऑल देखा जाए तो 145% का इसमें चेंज देखा जा रहा है, गेन देखा गया रिजल्ट्स के एतबार से। इसके अलावा ATBA का रिजल्ट आया है, इसमें 0. इनफैक्ट अगेन डिविडेंड्स कोई नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 18.30 की इसकी अर्निंग्स थी फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जो कि 6.35 हो चुकी हैं। दैट मीन्स इंप्रूवमेंट नजर आई है, ह्यूज इंप्रूवमेंट, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर द पॉजिटिव साइड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MDTL का रिजल्ट है और अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 0.74 से इसके अर्निंग्स नेगेटिव से 0.21 हो चुकी। और इसके अलावा STJT का रिजल्ट आया है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2020 का, 5.44 की पॉजिटिव अर्निंग्स थी 2018 में, जो कि बढ़ गई हैं 6.57। दैट मीन्स 21% का हैवी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। ओवरऑल सूरत हाल रिजल्ट के एतबार से कोई इतनी ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती। इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हम देख रहे हैं नेगेटिव हुए हैं। अर्निंग्स के एतबार से काफ़ी कुछ लूज किया है और जिन्होंने कहीं गेन भी किया है तो शायद डिविडेंड्स देने के मामलात में वो रिलक्टेंट नज़र आए। इन्वेस्टर्स के लिए अभी तक ये वीक किसी भी नाइटमेयर से कम नहीं है। इंडेक्स में ऑलरेडी तकरीबन 2000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट डिक्लाइन देखा जा चुका है और ये काफ़ी एक मैसिव डिक्लाइन है। तो गुज़श्ता 2 से 3 दिन की बात की जाए तो ये डिक्लाइन कब तक रुकेगा, कब तक ये मामला सेटल डाउन होते हैं और कब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से अपने ट्रैक पे आता हुआ दिखाई देगा, जहां इंडिविजुअल्स की एक बहुत बड़ी तादाद, इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी तादाद इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग समझ रही है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी बहुत ज़्यादा मोहतात नज़र आती है, क्योंकि अब वो अभी भी समझते हैं कि कोरोना वायरस का अगर पाकिस्तान में कोई भी केस आया, कोई भी केस आइडेंटिफाई हुआ तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मजीद बहुत बुरी तरीके से डेंट कर सकता है। देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन कल तक के लिए अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के दौरान कोई किस्म की गलती कोताही हुई हो तो माजरत खवाएं और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।